चलिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम जो टॉपिक कर रहे हैं उसका नाम है, चैप्टर हमारा द पब्लिक सेक्टर एंड इंडियन प्लानिंग। इसके तहत हमने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था वो पब्लिक सेक्टर के विषय में किस कॉन्टेक्स्ट में था? वेरी गुड। क्या क्या कॉजेज़ थे पब्लिक सेक्टर के एक्सपेंशन के, वो उसके ऊपर था। आज का हमारा टॉपिक है परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये बहुत सी चीज़ें आपके सामने रखेगा। देखिए, कई बार क्या होता है कि आप जब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को कंपेयर करते हैं तो प्रॉफिट्स कितने अर्न हुए ये एक बेंचमार्क बनता है कंपैरिजन का कि कौन बेहतर परफॉर्म कर रहा है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये आपकी इंडस्ट्री की, आपके सेक्टर की एफिशिएंसी को इस्टेब्लिश करता है, यानी कि आप कितने एफिशिएंटली प्रोडक्शन प्रोसेसेस को रन कर रहे हैं, आप वेस्ट को कितना रिड्यूस कर पा रहे हैं, आप आउटपुट जो डेवलप कर रहे हैं कितना कैपिटल लगा के कितनी मैक्सिमम आउटपुट लेकर के आ पा रहे हैं, आप ऑपरेशंस को कितनी एफिशिएंटली मैनेज कर रहे हैं, इनपुट कॉस्ट को कितना रिड्यूस कर पा रहे हैं। बहुत सी चीज़ों को एक ही आंकड़े के साथ जांच लिया जा सकता है और वो है प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अगर कोई कंपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रही है, ऐसा माना जाता है कि वो बेटर परफॉर्मर है। इसी पॉइंट को लेकर के आज की डिबेट रहेगी ताकि आप में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो इस टॉपिक को लेके पब्लिक सेक्टर। जब भी लाइफ में आपको इस पर कंट्रीब्यूट करना होगा तो यू विल कंट्रीब्यूट एज एन इंटेलिजेंशिया कि सही मायने में पब्लिक सेक्टर की भूमिका अब तक क्या रही। इसमें बहुत से इकोनॉमिस्ट ऐसा मानते हैं कि आपको पब्लिक सेक्टर को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहिए। उसी पर हम तर्क देंगे कि ऐसा क्यों। तो जब हम परफॉर्मेंस की बात करेंगे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की, उसमें ये चीज़ महत्वपूर्ण है जो लिखी हुई है कि सम इकोनॉमिस्ट हैव आर्ग्यूड दैट प्रॉफिट शुड नॉट बी यूज्ड एज अ क्राइटेरिया फॉर जजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। लिखा हुआ है, पब्लिक सेक्टर आर गाइडेड बाय अ वैरायटी ऑफ कंसिडरेशन इन डिटर्मिनिंग प्राइजेस। जिस सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप प्रॉफिट्स कैसे डिराइव करते हैं। प्रॉफिट डिराइव करने का तरीका है आपकी कीमतें, आपने क्या कॉस्ट रखी है, क्या प्राइस रखा है अपने द्वारा प्रोड्यूस की गई सर्विस का या गुड्स का। डन। जैसे मान लीजिए कि आप का जो इनपुट कॉस्ट आ रहा है, सारा खर्चा आ रहा है, वो 10,000 रुपये आ रहा है और आपने उसका प्राइस तय किया है 14,000 रुपये। 4,000 रुपये आपका मुनाफा आ जाएगा। इसमें से आप टैक्सेस वगैरह पे कर लीजिए, सारा कुछ करने के बाद 2500 आपका प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट आफ्टर द टैक्सेस। तो 10,000 रुपये आपने लगाया है और उस पर आपने 2,500 रुपया कमा लिया है। दैट्स इट। तो कीमतें बड़ी चीज़ होती हैं। यहीं पर पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर से डिफ़र करता है। उसी के विषय में उन्होंने बताया है। उन्होंने लिखा है कि पब्लिक सेक्टर आर गाइडेड बाय अ वैरायटी ऑफ कंसिडरेशंस इन डिटर्मिनिंग प्राइसेस। बहुत सी कंसिडरेशन से वो प्रभावित है और सबसे बड़ी कंसिडरेशन है सोशल सर्विस। पब्लिक सेक्टर की जिम्मेदारी है सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करना, जैसे सोशल यूटिलिटी सर्विसेज लाइक रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स, सप्लाई ऑफ वाटर और इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये सब चीज़ें बुनियाद हैं लिविंग स्टैंडर्ड को बेटर करने के लिए। रेलवे केवल लोगों ही को एक जगह से दूसरे क्षेत्र में नहीं लेकर के जाती। कितने लोग हैं जो माइग्रेंट्स हैं हमारी कंट्री में, रेलवे उनकी जीवन में एक बड़ी भूमिका निभाती है जब वो अपने गांव से शहरों की ओर आते हैं और शहरों से गांव की ओर जाते हैं। दूसरी ओर फ्रीक्वेंटली आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं, अपने परिवारों से मिलने का एक आधार है। रेलवे डेली बेसिस कम्यूटर्स के लिए बहुत ज़रूरी है जो रोज़ अपने घर से सुबह काम पर रेलवे की मदद से पहुंचते हैं। रेलवे माल ढुलाई के लिए बहुत बढ़िया साधन है। फ्रेट एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए रेलवे की भूमिका है, इसलिए फ्रेट चार्जेस रेलवे को उस हिसाब से रखने हैं कि शुरुआती तौर पे जो उद्योग धंधे हैं वो सरवाइव कर सकें। रेलवे का मोटिव उन इंडस्ट्रीज़ को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम करके देना था, ना कि प्रॉफिट मेकिंग था, और यही कारण है कि रेलवे उतने मुनाफे नहीं कमा पाया। रेलवे को उन इलाकों में अपनी सर्विसेज लेकर के जानी है जहाँ पर उतने मुनाफे है भी नहीं।
लेकिन उन क्षेत्रों का विकास करना, उन एरियाज़ तक इकोनॉमी को यानी कि इंडस्ट्री को, ट्रेड को, कॉमर्स को फैसिलिटेट करना, पिछड़े क्षेत्र के लोगों को शहरों से जोड़ना, पिछड़े क्षेत्र के इलाकों में मंडियों का विकास होना ताकि वहाँ तक सामान पहुँच सके, रिसोर्स रिच एरिया से इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर्स तक सामान आ सके। ये सारी भूमिकाएं रेलवे की हैं, जिसमें सामाजिक विकास ज़रूरी है, आर्थिक विकास ज़रूरी है और ये एक बुनियादी ढांचे के रूप में काम कर रहा है। रेलवे बड़े पैमाने पर लोगों को जॉब्स भी देता है, उसका पॉइंट हम अभी डिस्कस करेंगे। तो यही कारण है। इसी तरह से पोस्ट एंड टेलीग्राफ, आप देखिए आज भी अगर आप देखें तो प्राइवेट कोरियर के मुकाबले चिट्ठियाँ बहुत सस्ती चली जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं, लंबा समय लेती हैं लेकिन पहुँच जाती हैं। आज भी अगर आप देखें तो रजिस्ट्री और स्पीड पोस्ट प्राइवेट कोरियर के मुकाबले कम कीमतों पर जाता है, सिक्योर भी है और पहुँच भी जाता है। सिर्फ यही नहीं, अगर आप आने वाले समय में पीछे समय से चल रहा हूँ तो इसलिए आने वाले समय की बात की, जब मोबाइल टेलीफोनी की बात आई थी तो आप लोग नेटवर्क थोड़ा कमज़ोर होने पर भी BSNL क्यों उपयोग करते थे? उसके टैरिफ्स कम थे। BSNL के टैरिफ्स कम थे दूसरों के मुकाबले। ये BSNL ही था ना जिसने स्टूडेंट स्कीम्स चलाई थी और स्टूडेंट कार्ड आते थे, स्टूडेंट रिचार्ज होते थे और आपके लिए BSNL टू BSNL बहुत सस्ती कॉलिंग कर सकते थे। अदर प्राइवेट प्लेयर्स ऐसी चीज़ें ऑफ़र नहीं करते थे। एक लंबे समय के बाद ये हो पाया। तो चाहे BSNL था, चाहे VSNL था, ये सेवाएं, उनके कॉल रेट्स, चार्जेस, ये ज़रूरी थे देश में डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए। ये ज़रूरी थे कि ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट के अंदर देश के अंदर उद्योग धंधे यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ यहाँ पर आएंगी, देश के ही कंपनी कई जगहों पर अपने ऑफिसेज़ ऑपरेट करेंगी, फिर नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री की ग्रोथ हो, जैसे कि महिलाएं उस नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। IT सेक्टर की अगर ग्रोथ होगी तो इसका एक लाभ ये भी है कि वुमेन एम्पावरमेंट भी होगा। ये सब चीज़ों को देखते हुए कीमतें निर्धारित करनी थी। यही तो कारण है कि ये धंधे नुकसान में रहे, BSNL लॉसेस में रहा, क्योंकि BSNL को अपने दम पर शुरुआत में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था। वो लगे हुए इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़ायदा उठाया प्राइवेट कंपनियों ने। BSNL को अपने ही दम पर सारी बिल्डिंगें, सारे ऑफिसेज़ मैनेज करने थे। उन दूर दराज इलाकों में भी नेटवर्क एक्सपेंशन करना था जहाँ पर शायद सर्विस कंज्यूमर्स बहुत ही कम हो, पर नेटवर्क सर्विस पहुँचाने में तो उतना ही खर्चा आता है। तो टेलीग्राफ एंड पोस्ट ये भी एक सर्विस सेक्टर के तहत यूटिलिटी सेगमेंट के अंदर कवर होता है। ठीक इसी तरह से वाटर और इलेक्ट्रिसिटी, आज भी आप बताएं वाटर एंड सीवरेज चार्जेस कितने को लोगों से लिए जाते हैं? लिए भी जाते हैं, जहाँ पर यूज़र फीस चार्ज भी की जाती है वहाँ ये कम है, और दूसरी तरफ एक बड़े सेगमेंट को सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड मान करके छोड़ा जाता है, उनसे बिल नहीं लिए जाते। तो मरलों के हिसाब से यानी कि आपके घर का रेजिडेंस का प्लॉट का साइज़ क्या है आपका एग्जम्प्ट कर दिया जाता है, वो चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते हैं। इसी तरह से SC ST कम्युनिटीज़ हैं, काफ़ी नंबर में यूनिट्स उनको फ्री होते हैं बिजली के, उसके बाद बिल चार्ज किया जाता है। उसके बाद भी जितना खर्चा बिजली बनाने में आता है उस कीमत पर बिजली चार्ज नहीं की जाती, उससे कम पर की जाती है। ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण से आप ये मानते हैं कि इससे शिक्षा में प्रचार प्रसार होगा, आप ये मानते हैं इससे तेज़ी से उद्योग धंधे लगेंगे, ट्रेडिंग और कमर्शियल एक्टिविटीज़ आ पाएंगी। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है तो हम ये इंस्टीट्यूशन रन कर पा रहे हैं। अगर आप एक इनपुट के रूप में देखें तो इस इंस्टीट्यूशन को रन करने में सबसे बड़ी इनपुट जो है इस समय में वो डाटा है और इलेक्ट्रिसिटी है। डाटा और इलेक्ट्रिसिटी दो बड़े इनपुट हैं जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, एक लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए, उसे अपलोड करने के लिए, और एक इन इक्विपमेंट्स को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी। तो कुल मिलाकर के इन सब की योगदान बहुत हैं। इस तरह की सेवाओं में पब्लिक सेक्टर ने डील किया, जिसकी वजह से उसकी प्राइस डिटर्मिन करने की नीति के तहत मल्टीपल चीज़ों को कंसिडर किया गया, और इसलिए प्राइजेज़ यानी कि कॉस्ट उतनी कॉम्पिटिटिव नहीं रखी जा सकती जितनी प्राइवेट प्लेयर रखता है। यही कारण है कि उसके प्रॉफिट्स उतने नहीं, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ नहीं कर पाता। आप उसकी परफॉर्मेंस उस आधार पर ना देखिए, आप उसकी परफॉर्मेंस इस आधार पर देखिए कि आज भारत का कितना क्षेत्र रेलवे से जुड़ा है। आज आप उसकी परफॉर्मेंस इस आधार पर देखिए कि आज देश में टेलीफोनी का, मोबाइल कंज्यूमर का, डाटा कंजम्पशन का लेवल क्या है, और आप उसकी कंट्रीब्यूशन इस आधार पर देखिए कि इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कंजम्पशन का लेवल कहाँ है। जिन जिन क्षेत्रों में इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ,
क्या वहाँ विकास हुआ, पता करिए। जहाँ पानी नहीं पहुँचा है, क्या वहाँ पर जीवन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी हुई, पता करिए। ये सब चीज़ें नहीं हो पाई। ये है कंट्रीब्यूशन पब्लिक सेक्टर का। सेकंड एस्पेक्ट यहाँ पर ये है कि जो पब्लिक सेक्टर की बल्क ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स हैं, सो द बल्क ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स इन हैवी एंड बेसिक एंटरप्राइजेस, हेवी और बेसिक एंटरप्राइजेज में बल्क ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स चली गई। इसका मतलब क्या होता है, देखिए, जब आप हैवी एंड बेसिक एंटरप्राइजेज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका जेस्टेशन पीरियड लॉन्ग होता है। इसी बंद करना है, उसका जेस्टेशन पीरियड लॉन्ग होता है। लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड का मतलब क्या है, लंबा समय तो उस चीज़ के बनने में ही है, लग रहा है। जब वो बन करके फुली फंक्शनल हो जाएगी तब उसके रिटर्न्स आने शुरू होंगे। लेकिन उन लंबे समय के दौरान आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका पैसा लग रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन तो हो रहा है, कैपिटल फॉर्म होते जा रहा है, लेकिन आउटपुट नहीं जनरेट हो रहा, यील्ड नहीं आ रही है। लेकिन काउंट तो हो रहा है कि आप कुछ भी प्रॉफिट नहीं अर्न कर रहे हैं। फिर जब आप प्रॉफिट अर्न करते भी लगते हैं तो सिर्फ उस कैपिटल पर जो कैपिटल ऑपरेशनल होता है, यानी कि आपने उस प्लांट को एक्सपेंड किया है तो वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, पैसा लग गया है, पूंजी लग चुकी है, बट वो हिस्सा अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो एक्सपेंशन की जिम्मेदारी भी पब्लिक सेक्टर पर थी। बेसिक और लंबे समय के बाद रिटर्न देने वाले बुनियादी ढांचे विकसित करने की जिम्मेदारी भी पब्लिक सेक्टर पर थी। इनके कारणों से हुआ ये कि उसका अगर 1,00,000 रुपया लगा हुआ है, 1,00,000 में से ऐसा 20 या 30 हज़ार रुपया ही ऐसा होता था जो किसी भी एक समय में फंक्शनल होता था, जो रिटर्न्स जनरेट करने के लिए कैपेबल होता था, ऑपरेटिव होता था। 60 से 70 हज़ार रुपया आप यहाँ पर ये मन करके चलिए कि एक्सपेंशन में लगा रहता था या किसी न किसी अंडर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में। उस पैसे को हम नहीं काउंट कर सकते हैं जब हम यील्ड को कंपेयर करते हैं। तो ये कहा गया कि पब्लिक सेक्टर पर ये जिम्मेदारी डाली गई थी कि उनकी बल्क इन्वेस्टमेंट्स हैवी एंड बेसिक एंटरप्राइज में गई, जिसकी साथ ये चीज़ ऑटोमेटिक आती है कि उसका जेस्टेशन पीरियड लंबा है। दूसरा, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द रनिंग कंसर्न्स अलोन, ये कहा गया कि ऑपरेटिव कैपिटल के बेस पर क्या यील्ड आई है, आप सिर्फ उसे ही काउंट करिए, यानी कि जो रनिंग कंसर्न्स हैं, जो अंडर एक्सपेंशन है या जो अंडर कंस्ट्रक्शन है उसको नहीं, जो रनिंग कंसर्न्स हैं सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को ही काउंट किया जाए, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि पब्लिक सेक्टर कैसा प्रॉफिट अर्न कर रहा है। सो डोंट काउंट द कंसर्न्स विच आर अंडर कंस्ट्रक्शन, डोंट काउंट द कंसर्न्स विच आर नॉट yielding, only count the concerns which are running, which are operative, okay, because it is a long gestation period investment. So profitability of the running concerns alone should be the index of their performance. अगर उनकी परफॉर्मेंस देखनी है तो आप इंडेक्स किसके बेस पर प्रिपेयर करें, रनिंग कंसर्न्स के बेसिस पर। आई बात समझ में, उसमें रुमाल होगा बैक पे। पब्लिक सेक्टर आर नॉट परमिटेड टू मैनिपुलेट, उनकी रिटर्न्स, उनके प्रॉफिट्स कॉम्प्रोमाइज होने का एक और रीज़न, पब्लिक सेक्टर आर नॉट परमिटेड टू मैनिपुलेट डेप्रिसिएशन और अदर पेमेंट्स टू शो हायर रेट ऑफ रिटर्न। देखिए, प्राइवेट प्लेयर जो है वो मैनिपुलेट कर सकता था फिगर को, जैसे कि सबसे बड़ी चीज़ डेप्रिसिएशन के लेवल पर चीज़ें दिखाना, ये दिखा देना कि भाई ये सारा का सारा जो सालवेज है, ये डेप्रिसिएशन है, ये हमारे पास है, ये हमारे रिटेन्ड प्रॉफिट्स हैं और ये हमारे टोटल प्रॉफिट्स हैं। टोटल प्रॉफिट्स हमने इसी बेसिस पे निकाला था कि आपके रिटेन्ड प्रॉफिट्स कितने हैं और आपके पास डेप्रिसिएशन कितनी है। उन फिगर्स को आप मैनिपुलेट कर दीजिए। पब्लिक सेक्टर ये नहीं कर सकता था, क्योंकि वो पब्लिक का ही तो एंटरप्राइज था। वो इस तरह की चीज़ें क्यों करेगा, क्योंकि उसे पैसा बचा करके, निकाल करके कहीं ले करके तो जाना नहीं है। तो प्रॉफिट्स के फिगर्स को कम दिखाना ताकि टैक्सेस से बचा जा सके, या प्रॉफिट के फिगर्स को ज़्यादा दिखाना ताकि शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया जा सके और उनसे बेटर शेयर्स मोबिलाइज़ किए जा सके, ये दोनों ही चीज़ें पब्लिक सेक्टर नहीं कर सकता था। यही तो कारण था कि हमने शुरुआत में देश की गाढ़ी कमाई को पब्लिक सेक्टर में ही निवेश किया, क्योंकि पब्लिक सेक्टर हमें एटलीस्ट इतना क्लियर था कि गवर्नमेंट के अंडर ही है, तो उसकी फंक्शनिंग इस मैनर में वेस्टेड इंटरेस्ट के फेवर में नहीं जाएगी, मैनिपुलेशंस के चांसेस नहीं रहेंगे, और वो चीज़ यहाँ पर है।
वो चीज़ हमें यहाँ पर नज़र आती है। क्लियर? तो पब्लिक सेक्टर आर नॉट परमिटेड टू मैनिपुलेट डेप्रिसिएशन और अदर पेमेंट्स टू शो हायर रेट ऑफ रिटर्न। तो मैं अगर सॉरी नहीं बोलता हूँ तो आपको माइंड तो नहीं होता, क्योंकि सफ़र तो मैं ही कर रहा हूँ, और इसके लिए सॉरी किसी को कहना ये मुझे लगता है शायद फॉर्मेलिटी है ना। और आप कहें गॉड ब्लेस यू, है ना, तो ये दिल में हो तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, ये ठीक हो जाएगा थोड़ी देर के अंदर। अगला पॉइंट, PSUs पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑफर मच बेटर रिवार्ड फॉर लेबर्स इन टर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरीज। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। देखिए प्राइवेट सेक्टर जो है वो किन्हीं भी मैनर में वेजेस और सैलरीज के बेसिस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता था, पब्लिक सेक्टर ऐसा नहीं कर सकता था। पब्लिक सेक्टर ने एक बेंचमार्क इस्टेब्लिश किया कंट्री के लेवल पर कि सही मैनर में आप कैसे बैकवर्डनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी कि आप लोगों को अपलिफ्ट कर सकते हैं, उन्हें ऊपर उठा करके ला सकते हैं। उसका एक तरीका था, आप जो कमा रहे हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करिए लोगों के बीच में, और डिस्ट्रीब्यूशन का बड़ा अच्छा तरीका ये है कि उन्हें एक बेटर लिविंग स्टैंडर्ड दीजिए, एक सोशल लाइफ दीजिए, उन्हें छुट्टियां दीजिए, प्रिविलेज लीव्स ऑफ़र करिए, कैजुअल लीव्स ऑफ़र करिए, उन्हें रिटायरमेंट बेनिफिट्स दीजिए, उन्हें हाउसिंग प्रोवाइड करिए, उनके बच्चों के लिए एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करिए, उन्हें अच्छे वेजेस और अच्छी सैलरीज़ दीजिए। ये सारी चीज़ें पब्लिक सेक्टर ने की। आज की डेट में अगर आप देखें देश भर में जहाँ जहाँ पब्लिक सेक्टर काम कर रहा है, जलंधर में ही देख लीजिए आप, पंजाब डाम पुलिस का कैंपस देख लीजिए, PAP का कैंपस, आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के जितने भी कैंपसेस हैं उनको देख लीजिए, आप रेलवे की कॉलोनी देख लीजिएगा, रेलवे कैंपस। पब्लिक सेक्टर जहाँ भी काम कर रहा है एक कॉम्प्रिहेंसिव टाउनशिप डेवलप की जाती है, लाखों लोगों को उसके तहत घर दिया जाता है। प्राइवेट प्लेयर ये कर रहा है? ये क्वेश्चन है। तो घर देना इज़ अ वेरी बिग थिंग। बच्चों के लिए एजुकेशन फैसिलिटीज़ अवेल कराई जाती हैं, स्कूल्स और कॉलेजेस या तो विकसित किए जाते हैं और या फिर स्कूल कॉलेजेस में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के तहत फ़ंड डाला जाता है। ये सारी चीज़ें पब्लिक सेक्टर के तहत होती हैं। तो फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के वाया ही अगर हम देखेंगे तो ये कितना का जस्टिफाइड है? ये तो सोचने वाली चीज़ है ना। आप सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के वाया तो पब्लिक सेक्टर को नहीं देख सकते, क्योंकि उसका हज़ारों करोड़ रुपया इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में, इस शिक्षा में, इस घर में, उस सैलरी में, उस पेंशन में, उस रिटायरमेंट बेनिफिट में भी तो चला जाता होगा। ये सब ना करके अगर वो सिंपली इसे इनकम में दिखा दे, प्रॉफिट में दिखा दे, तो फिर आप ये कहेंगे कि बहुत ही गाढ़े प्रॉफिट्स कमाएं, बट ये सब तो नहीं हो सकता। पब्लिक सेक्टर ने देश के प्राइवेट सेक्टर के सामने एक बेंचमार्क इस्टेब्लिश किया कि आपको वेजेस, सैलरीज़, लिविंग फैसिलिटीज़, रिटायरमेंट बेनिफिट्स कैसे ऑफ़र करने चाहिए। तो ओवरऑल देश के स्तर पर जनता का स्तर ऊपर उठाने में पब्लिक सेक्टर की अहम भूमिका है। यही कारण है ना कि ONGC, कोल इंडिया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशंस, भारत इलेक्ट्रॉनिक, तमाम इन सब इंडस्ट्रीज़ में आप आज भी रिक्रूट होना चाहते हैं, आप आज भी क्रेज़ रखते हैं कि हमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में जाना है। उसका रीज़न उनके द्वारा दी गई फैसिलिटीज़, जॉब सिक्योरिटीज़, हेल्दी लिविंग स्टाइल, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो प्रॉफिट्स कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। तो वो लिखा गया है कि अगर आप पब्लिक सेक्टर को देखें तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑफर मच बेटर रिवार्ड फॉर लेबर्स इन टर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरीज़। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की थ्योरी को इस तरह ज़रूर लिया जा सकता है। किस तरह? जब ये मैं तर्क देता हूँ सभी, तो ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप होता है कि हमें पब्लिक सेक्टर के विषय में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करनी ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है, ये गलत होगा। कोई भी काम, कोई भी फर्म अगर एक कमर्शियल ऑपरेशन में लगी हुई है, एक मॉनिटरी सिस्टम में कुछ प्रोड्यूस कर रही है,